हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने गई थी। इस रीजन से मैं कुछ टाइम तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी, बट अब मैं वापस आ गई हूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि वांगजी एंड वीइंग एक पार्टी को अटेंड करने जाते हैं, जहाँ वीइंग अपने सिबलिंग्स से मिलता है एंड उनसे बातें करते वक्त मैडम यू वहाँ आ जाती हैं, जो वीइंग को देखकर उसे भला बुरा कहने लगती हैं। उसके बाद वांगजी वीइंग को लेकर उनके अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ वो लोग एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करते हैं एंड एक साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। जब सुबह वीइंग की आंखें खुलती हैं तो उसे वांगजी कहीं भी नहीं मिलता और वो उसे ढूंढते हुए स्टडी रूम में जाता है, जहाँ वीइंग लैपटॉप पे वांगजी एंड सूसे के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज देखता है। जिसके बाद वीइंग वांगजी का अपार्टमेंट छोड़कर वापस चला आता है। तो चलिए अपनी स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। वीइंग डोर पर नॉक करता है। ह्वेसांग डोर ओपन करता है तो देखता है सामने वीइंग खड़ा है, जिसके हाथ में सूटकेस था एंड उसकी आंखें लाल होकर सूज गई थी। ह्वेसांग उसकी ऐसी हालत देखकर तुरंत उसे अंदर खींचकर हक कर लेता है। 2 दिनों तक वीइंग कमरे से बाहर नहीं आता, ना ही वो कुछ खाता पीता है। तीसरे दिन वो हिम्मत करके ह्वेसांग को सारी बातें बताता है, जिसे सुन ह्वेसांग उसे गले लगाकर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। अब 5th डे वो मिंगजू से अपनी पुरानी जॉब के लिए पूछता है, जिस पर उसे वो जॉब वापस मिल जाती है। लैन वांगजी उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है। वो वीइंग को बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस करता है, बट वीइंग सबको इग्नोर कर देता है। वो वांगजी को फेस नहीं करना चाहता था, ना ही वो उसके एक्सक्यूजेस को सुनना चाहता था। वो वापस अपनी पुरानी लाइफ जीने लगता है। वो कॉलेज जाता है, स्माइल करता है, लोगों से बातें करता है एंड बार में काम करता है। वीइंग खुद को रोने और सब कुछ सोचने से मना करता है। उसे इस तरह देखकर न्यू हेसांग एक कंसर्न लुक के साथ कहता है, आशियन, तुम्हें खुद को इतना पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ठीक नहीं हो। शायद ही तुम कुछ खाते हो एंड ना ही तुम ठीक से सोते हो। तुम्हारे आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। वीइंग साई करता है एंड एक डीप ब्रेथ लेकर कहता है, मैं अभी नहीं रुक सकता। अगर मैं रुका तो मैं फिर से सब कुछ सोचने लगूंगा एंड मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहता हूँ। जिस पर ह्वेसांग हार कर फाइन कहता है। ऐसे ही दूसरा वीक भी पास हो जाता है। सैटरडे को वीइंग जब बार बंद करके फ्लोर साफ कर रहा था, तभी डोर पर बेल बजती है। वीइंग उस पर्सन की तरफ बिना देखे कहता है, आई एम सॉरी, बट अभी बार बंद हो चुकी है। मैं यहाँ ड्रिंक करने के लिए नहीं आया, मैं अपने इडियट भाई को ढूंढने आया हूँ। एक वॉइस कहती है। वीइंग अपना हेड ऊपर उठाता है तो देखता है उसके सामने जियांग चेंग खड़ा था, जिसे देख वीइंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम आज रात एलए के लिए निकल चुके होगे। जियांग चेंग एनॉयड टोन में कहता है, मैं सुबह जाने वाला हूँ एंड अभी मैं पैकिंग करने के बजाय अपने ब्रदर को कुछ सेंस देने आया हूँ। देन वो कहता है, मैंने आज रात लैन वांगजी को देखा। ये सुनते ही वीइंग पेल हो जाता है। वो कहता है, तुमने उसे देखा? चेंग कहता है, हाँ, वो अकेला आया था, सो मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा। उसके फेस बहुत ही पेल दिख रहा था एंड उसके आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। उसने कहा कि तुम चले गए। उसने तुम तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, बट तुमने जवाब नहीं दिया एंड जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि उसे नहीं पता। वीइंग स्कॉफ करके कहता है, व्हाट द हेल कि उसे नहीं पता। ये सब उसकी गलती थी, इसलिए मैं चला आया। जियांग चैंग उसे साइलेंटली देखता है, देन उसके हाथों को पकड़कर सॉफ्टली पूछता है, विबुशियान क्या हुआ? जिस पर
विंग शुरू से अंत तक सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर चेंग कहता है, तुम एक नंबर के कंप्लीट इडियट हो। तुम ये हमेशा करते हो। तुम खुद से ही सिचुएशंस के एजम्पशंस बना लेते हो और बजाय इसके कि तुम उस इंसान से उस बारे में बात करो, तुम हमेशा भाग जाते हो। विंग प्रोटेस्ट करते हुए कहता है, हे, मैं हमेशा ऐसा नहीं करता। जिस पर चेंग कहता है, मैंने और जी ने तुम्हें महीनों तक ढूंढता था जब तुमने हमसे बातें करना बंद कर दिया था क्योंकि तुम्हें लगता था कि हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। चेंग साई करके कहता है, ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एंड तुम ये कैसे कह सकते हो? विंग एक बिटरली स्माइल के साथ पूछता है, क्योंकि मैंने लैन वांगजी को देखा है। उसे देखकर लगता है जैसे वो अब जिंदा ही नहीं है और जैसे उसने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। विंग खामोश था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। उसे मिक्स इमोशंस फील हो रहे थे। क्या ये सब सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? तभी चेंग कहता है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ये तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं श्योर हूँ चीजें इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। एंड अगर हुई तो? विंग पूछता है। देन तुम उसे वहीं पर डंप कर देना एंड मुझे कॉल करना ताकि मैं आकर उसकी टांगे तोड़ सकूं, चेंग कहता है। विंग एक जेन्युइन स्माइल के साथ उसे थैंक्स कहता है। चेंग नॉड करता है एंड वहां से चला जाता है। अब विंग बार बार मैसेजेस टाइप कर रहा था एंड उसे ड्राफ्ट कर रहा था या तो इरेज कर रहा था। तभी दरवाजे पर फिर से बेल बजती है। विंग अपने फोन में देखते हुए कहता है, बार बंद हो चुकी है। तभी कोई डीप वॉइस में कहता है, विंग। विंग फ्रोज हो जाता है। वो स्लोली ऊपर की तरफ देखता है तो उसके सामने वांगजी खड़ा था। उसका फेस पेल था, उसकी आईज के पास डार्क सर्कल्स थे। वो बिल्कुल एक डिफरेंट मैन लग रहा था। उसके फेस पर बहुत सारे इमोशंस थे जो विंग ने पहले कभी नहीं देखा था। लंजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग हिम्मत करके पूछता है। वांगजी डेस्परेटली कहता है, विंग, तुम मेरे कॉल्स का आंसर नहीं दे रहे थे। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। विंग पीछे जाने लगता है, जिस पर लंजा उसका रिस्ट पकड़ते हुए कहता है, प्लीज विंग, मुझे एक्सप्लेन करने दो। अगर सब सुनने के बाद भी तुम ऐसा ही फील करोगे देन मैं चला जाऊंगा, बट मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो डर रहा था कि कहीं रीजन सुनकर उसका दिल टूट ना जाए, बट वो फिर भी नॉड करता है। जिसके बाद वांगजी कहना शुरू करता है, विंग, वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरे अंकल मैडम यू की बातों में आ गए थे एंड उन्हें लगा कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थे, इसलिए उन्होंने मेरा मैरिज अरेंज किया एंड मैरिज पेपर्स मुझे भेजा था। जब मैंने वो पेपर्स देखे तो मुझे बहुत गुस्सा आया एंड मैं अपने अंकल के घर गया था उन्हें ये बताने के लिए कि मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूँगा और सिवाय विंग के किसी और से शादी भी नहीं करूँगा। विंग अपनी वाइड एंड आइज से वांगजी को देखता है एंड उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी उसके थॉट्स को समझते हुए होपफुली स्माइल करके कहता है, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया विंग। मैंने उन्हें बता दिया कि हम फेक रिलेशनशिप में थे एंड मैं तुम्हें पे कर रहा था, बट मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड जब हम पहली बार मिले थे मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बहुत ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, केयरफ्री एंड फनी हो एंड मैं तुम्हें इसी तरह प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहता। विंग उसके पास जाकर कहता है, लंजा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा तुम्हें कोई बेटर मिल गया है एंड तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। तभी लंजा अपनी नीज पर बैठते हुए अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक रिंग थी। वो विंग को प्रपोज करते हुए कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग स्माइल करके कहता है, नो। वांगजी फ्रोज हो जाता है।
उसने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग हंसता है एंड लंजा को अपने पास खींचकर कहता है, नो स्वीट हार्ट, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बट अभी नहीं। पहले मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता हूँ। वांग जी कंफ्यूज लुक के साथ कहता है, बट विंग ऑलरेडी मुझे डिजर्व करता है एंड लोग क्या सोचते हैं मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। इस पर विंग कहता है, लंजा पहले मैं अपना स्कूल फिनिश करना चाहता हूँ एंड देन एक अच्छा जॉब करके पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा अपना कैरियर हो एंड मैं खुद अपना ख्याल रखना चाहता हूँ। आई नो ये स्ट्रेंज है, बट मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ तुम ये सब समझोगे। वांग जी स्माइल करके कहता है, मैं समझता हूँ विंग, देन हम वेट करेंगे। बट क्या विंग कभी कभी मुझे उसका ख्याल रखने दे सकता है? विंग हंसते हुए कहता है, ये थोड़ा ट्रबलसम है, बट मैं मैनेज कर सकता हूँ। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करके कहता है, आई लव यू विंग। आई लव यू टू लंजा। नेक्स्ट डे विंग एंड लंजा चेंग के दिए गए मैप को फॉलो करते हुए अंकल जियांग के ग्रेव पर जाते हैं, जहां विंग इमोशनल होकर अंकल जियांग से बातें करता है एंड उन्हें गुड बाय कहता है। जब वो लोग कार में वापस आते हैं तब चेंग का कॉल आता है, जो बताता है कि जी को डैड के विल की कॉपीज मिली है एंड उसमें तुम्हारा नाम भी है। विंग वाइड एन आइज से वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं उस विल में क्यों हूँ? जिस पर चेंग कहता है, क्योंकि तुम भी उनके बेटे हो इडियट, या एडॉप्टेड। विंग कहता है। इस पर चेंग कहता है, तुम्हें लगता है ये उनके लिए मैटर करता था? उसके बाद चेंग उन्हें अपने घर पर बुलाता है। जब वो पहुंचते हैं तो चेंग घर के बाहर उनका वेट कर रहा था। वांग जी अपने आर्म्स विंग के वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है एंड देन वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहां लिविंग रूम में मैडम यू एंड यानली बैठी हुई थी। मैडम यू विंग को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? यानली एक्सप्लेन करते हुए कहती है, आशियन का नाम भी विल पर है, इसलिए उसका यहाँ होना उसका हक है। मैडम यू शॉक्ड होते हुए कहती हैं, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये ब्राट के पास कुछ नहीं हो सकता, ये जियांग फैमिली का हिस्सा नहीं है। चेंग उनके बीच में आते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या डिसाइड किया है, बट उसका नाम वसीयत में है एंड फादर के पैसों पर उसका भी हक है। मैडम यू प्रोटेस्ट करती हैं, बट चेंग एंड यानली उन्हें संभालते हुए विंग को एक एनवेलप देते हैं। विंग जब कार में वापस आकर देखता है तो उसके नाम पर $5 लाख थे, जिसे देख विंग कहता है, मैंने सोचा था मुझे कोई नोट या कुछ और मिला होगा, बट $500,000, व्हाट द हेल। जिस पर वांग जी कहता है, तुम्हारे अंकल तुमसे प्यार करते थे एंड मैं श्योर हूँ वो जाने के बाद भी तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे। विंग सडनली जंप करते हुए कहता है, इसका मतलब लंजा तुम्हें अब और मेरे ट्यूशन फी पे नहीं करना पड़ेगा। विंग स्माइल करता है एंड वांग जी उसे एक किस कर लेता है। अब 5 साल बाद विंग ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था एंड इसी खुशी में उसने उनके अपार्टमेंट में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जहां उनके सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स आए थे। सभी विंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो लोग अपने खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। देन लंजा फिर से अपने घुटनों पर बैठता है एंड विंग को रिंग पहनाता है। सभी तालियां बजाते हैं एंड उन्हें कॉन्ग्रेट्स करते हैं एंड देन वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं एंड एक दूसरे से प्रॉमिसेस करते हैं एंड यहीं पे ये ब्यूटीफुल सा फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा एंड अगर आप मुझे कोई और भी फ़ैन फिक्शन सजेस्ट करना चाहते हैं देन कमेंट्स में उसे ज़रूर लिखिएगा। बाय।